गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो चैप्टर 21 में आ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अर्बन सेटलमेंट यानी कि नगरीय अधिवास। तो ज्योग्राफी में इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक होते हैं जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, पर्यावरण ज्योग्राफी यानी कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखे थे, और उससे पहले हम लोग अधिवास में देखे थे ग्रामीण यानी कि रूरल सेटलमेंट, और आज देखेंगे हम लोग अर्बन सेटलमेंट। तो देखते हैं। नगरीय अधिवास स्थल के एक बड़े भूभाग एवं व्यापारिक केंद्रों के मार्ग पर बसे मनुष्यों तथा अधिवासियों का एक अस्थायी सतत तथा घना बसा समूह होता है, जहां लोग गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। और रूरल में क्या प्राथमिकता था कि वहाँ पर लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। प्राथमिक कार्य मतलब क्या? मुख्य रूप से समझिए तो कृषि कार्य या कृषि से संबंधित कार्य। और शहर मतलब क्या होगा कि वैसे सेटलमेंट, वैसी बसाओ जहाँ के लोग गैर प्राथमिक कार्यों में यानी कृषि और कृषि अलाट सेक्टर को छोड़कर अन्य कार्य में लगे रहते हैं। वह क्या है? तो वह शहर है, अर्बन सेटलमेंट है। तो देखिए, नगर का अर्थ एवं परिभाषा। नगर शब्द का प्रयोग टाउन और सिटी दोनों के लिए किया जाता है। नगर शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, संकुचित अर्थ में लघु नगरीय इकाइयों के लिए टाउन एरिया, छोटा शहर उसके लिए टाउन एरिया, टाउनशिप आदि में होता है। वहीं व्यापक अर्थ में सभी नगरीय इकाइयों जैसे टाउन, सिटी, महानगर, महानगर यानी मेट्रोपोलिस, बृहत महानगर यानी मेगापोलिस आदि के लिए नगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? फ्रेडरिक रेटजल याद कीजिए। फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार क्या होगा कि नगर जनसंख्या और गिरोह का सतत समूह है जो भूमि के बृहत भाग को आवृत करता है, यानी इसको छाए हुए है। बृहत व्यापारिक मार्गों के केंद्र पर स्थित होता है, यानी बृहत जो नगर क्षेत्र कहाँ होगा? तो व्यापारिक मार्ग है, जो मान लेते हैं यहाँ पर NH1 जा रहा है, NH4 इधर से आया, और इस तरह से जो ज्वाइंट इलाका है इसी के आसपास नगर विकसित होगा। और वहीं पीटर हैगेट के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि नगर बड़ी संख्या में एक साथ रहने वाले लोगों का समूह है जो अति उच्च घनत्व वाला साधन पुंज होता है। सघन पुंज, यानी कि नगर मतलब क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर जो आबादी हो वह बहुत ही घना हो, लोग गुच्छे में रहते हों। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण या कहें तो नगर की परिभाषा के कुछ मापदंड है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो नगर का अर्थ एवं परिभाषा तो जान ही चुके हैं, थोड़ा बचा है तो देखेंगे। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत है, नगरीय आकारिकी यानी नगर का बनावट किससे होगा, नगरीय पद्धतियाँ, क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत, नगर की आंतरिक संरचना या भूमि उपयोग सिद्धांत, मेगा सिटी की अवधारणा और नगर आकार में परिवर्तन, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आशा करेंगे कि 2-3 वीडियो में पूरा हो जाए। तो शुरू करते हैं। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या के आकार, व्यवसायिक संरचना तथा प्रशासन यानी कि प्रशासनिक ढांचा के आधार पर किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। देखिए, जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों के लिए जनसंख्या को मुख्य आधार माना गया है, जिसका मानदंड विश्व के सभी देशों में अलग अलग होता है। कोलंबिया में मतलब ये लैटिन अमेरिकी देश है, यहाँ पर नगर मतलब क्या कि 1500 अगर व्यक्ति हो जाए तो वह शहर है। अर्जेंटीना व पुर्तगाल में 200 व्यक्ति और कहीं रह जाए 1 किलोमीटर में मान लेते हैं तो वह नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500 व्यक्ति और भारत में 5000 व्यक्ति और कहीं एक जगह रह रहे हैं तो वह नगर है। जापान में 30,000 जनसंख्या को मिनिमम नगर के रूप में माना गया है, यानी परिभाषित किया गया है। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। फिनलैंड, डेनमार्क एवं स्वीडन में 250 व्यक्ति, आइसलैंड में 300 व्यक्ति तथा वेनेजुएला और कनाडा में 1000 व्यक्ति वाले क्षेत्र को नगरीय कहा जाता है। इसका मतलब क्या समझे कि ऐसा नहीं है कि नगर मतलब नगर का जो परिभाषा है वह यूनिवर्सल है, नहीं, सारे देश में अलग अलग परिभाषाएं हैं। आगे देखिए, व्यवसायिक संरचना। भारत सहित विश्व के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। जैसे इटली में ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है जहां पुरुष जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी पुरुष जनसंख्या का 75% भाग क्या है? यह गैर कृषि कार्य में संलग्न है, तो वह शहर है।
भारत में इस मापदंड को 75% ही रखा गया है। प्रशासन, विश्व के कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचे को नगरीय बस्तियों का आधार यानी कि मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में नगर पालिका, छावनी बोर्ड यानी कंटोनमेंट एरिया या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति वाले क्षेत्र को नगरीय बस्ती माना जाता है। लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील एवं कोलंबिया में प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना गया है। क्लियर है। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जैसे पहला होगा एक प्रशासनिक नगर। इसका मतलब क्या, किसी देश में केंद्र स्तर पर राजधानियों तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्य करने वाले नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जहां प्रशासनिक कार्यालय अवस्थित होते हैं। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया में है, बीजिंग चीन, आदिस अबाबा यानी इथोपिया, वाशिंगटन डीसी यह अमेरिका की राजधानी है, लंदन ये सब प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुख्य शहर है। साथ ही विक्टोरिया यह ब्रिटिश कोलंबिया का मुख्य नगर है, अल्बेनी न्यूयॉर्क, चेन्नई यानी तमिलनाडु का मुख्य प्रशासनिक नगर है। और राज्य स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक ये सब नगर होते हैं, जैसे कि बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ, इलाहाबाद आदि सब क्या है तो प्रशासनिक नगर हैं। आगे देखते हैं व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर। यह क्या है, व्यापार अथवा व्यवसाय से संबंधित कार्य करने वाले प्रमुख नगरों को व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर कहा जाता है। जैसे विनिपेग एवं कॉन्सास को कृषि उत्पाद आधार पर नगर, किसको तो विनिपेग एवं कॉन्सास तो कहाँ तो कनाडा में है सब। फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम को बैंकिंग या यूरोप का शहर हो गया यह एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मैनचेस्टर यानी इंग्लैंड की बात हो रही है और एवं सेंट लुइस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। बगदाद, आगरा और लाहौर प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। तो बगदाद इराक की राजधानी, आगरा तो ताजमहल वाला आगरा, और लाहौर यह पाकिस्तान का शहर है। और आगरा में क्या है, सॉरी लाहौर में, तो लाहौर में जो सलीम मतलब जहांगीर, तो जहांगीर की कब्र है। सांस्कृतिक नगर या धार्मिक नगर, सांस्कृतिक नगर वे नगर होते हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी तथा बनारस आदि प्रमुख सांस्कृतिक नगर हैं। ऐसे नगर अन्य कई प्रकार के कार्यों को भी करते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं मनोरंजन संबंधी कार्य, जैसे मियामी एवं पणजी की बात हो रही है गोवा की। औद्योगिक कार्य यानी पीटर्सबर्ग एवं जमशेदपुर कॉमन हो गए। खनन में ब्रोकन हिल्स एवं धनबाद, धनबाद क्या है भारत का कोयला कैपिटल है। और परिवहन में जैसे सिंगापुर और मुगल सराय आदि जाते हैं। और आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होती है। परिणाम स्वरूप नगरों का आकार रेखीय, वर्गाकार, तारा आकार अथवा चंद्राकार यानी चापाकार रूप में पाया जाता है। विकसित तथा विकासशील देशों में के नगर नियोजन में अंतर पाया जाता है। जैसे विकसित देशों में नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में तो यह कुकुरमुत्ता की तरह उगाते हैं। जैसे नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक स्थल के रूप में होती है, जिनकी आकृति अनियमित होती है। उदाहरण स्वरूप चंडीगढ़ एवं कैनबरा ये सब बसाए गए शहर हैं, नियोजित नगर हैं, तथा भारत के अन्य छोटे कस्बे गैर योजनाबद्ध होते हैं। विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषता, तो विकसित और विकासशील देशों की नगरीकरण की विशेषताएं अलग अलग होंगी। जैसे विकासशील देशों में नगरीकरण के स्पष्ट विभाजन में अस्पष्टता का अभाव होता है, जबकि विकसित देशों में नगरीकरण स्पष्ट रूप से विभक्त होती है। विकासशील देशों के नगरीकरण में कार्यों में की विविधता पाई जाती है, कहाँ विकासशील में, जबकि विकसित देशों में अस्पष्ट विभाजन होगा। विकसित देशों का नगर एक नियोजित प्रकार के तौर पर बसा होता है, कहाँ विकसित डेवलप की बात हो रही है, वहीं डेवलपिंग कंट्री में। तो विकासशील देशों का अधिकांश नगर अनियोजित तरीके से बसा पाया जाएगा। विकसित देशों के नगरों में विकासशील देशों की अपेक्षा जनसंख्या के घनत्व कम पाया जाता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के नगरों में औद्योगिक विकास उतना नहीं पाया जाता है, जिससे रोजगार के कम अवसर उत्पन्न हो पाते हैं। विकासशील देशों के नगरीकरण में विकसित देशों की तुलना में अधिक सामाजिक परिवर्तन पाया जाता है, यानी विकासशील देशों के नगरीकरण में विकसित देशों की तुलना में अधिक सामाजिक परिवर्तन पाया जाएगा। विकसित देशों की नगरीकरण में विकासशील देशों की तुलना में नगरों में पेयजल
आवास, सीवेज आदि की उचित व्यवस्था होती है। और विकासशील तो इसीलिए ही जाने जाते हैं। विकासशील देशों के नगरों की तुलना में विकसित देशों के नगरों में कम सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। विकसित देशों के नगरों में सेवाओं एवं तकनीकों का उच्च होने के साथ लोगों का जीवन स्तर भी विकासशील देशों के नगरों की तुलना में उच्च पाया जाता है। विकासशील देशों के नगरों में लोगों का नगरों की ओर स्थानांतरण काफी तीव्र गति से होता है। जैसे भारत की हाल देखिए, वह जबकि हो गया। और विकासशील देशों में हाँ, जबकि विकसित देशों में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के नगरों में गंदी बस्तियों का जमाव अधिक पाया जाता है। भारत की बात है, तब तो देखिए स्वच्छता अभियान कहाँ चलता है भारत में। गांधी जी का चश्मा लगा दिया जाता है, जैसे कि गांधी जी देख रहे हो। क्या अमेरिका में, यूरोप में कभी सुने हो इस तरह का कैंपन? कोई वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करे हो, तो वहाँ के मेयर ही इन सबसे निपट लेते हैं। विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की प्रक्रिया या प्रक्रम, तो देखिए नगरीकरण की प्रक्रिया या प्रक्रम में नगरों के वृद्धि के कारक, नगरीयकरण की प्रवृत्तियां, नगरों के आकार तथा नगरों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे नगरीकरण की वृद्धि एवं उसके कारण, कैसे वृद्धि हो गया, वृद्धि क्यों हुआ, उसके कारण बताइए। प्राचीन विश्व में नगरीकरण की प्रक्रिया अत्यल्प एवं मंद थी, क्योंकि उस समय कृषि सघन और श्रम उन्मुख थी। इसके पश्चात तकनीकी विकास, औद्योगिकरण आदि से नगरीकरण के प्रतिरूप में बदलाव लाया और नगरों के विकास में क्रांति सी आ गई। 1800 से 1950 के बीच नगरीय जनसंख्या का अस्थायी रूप से तीव्र गति से वृद्धि हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति के साथ ही नगर का विकास होने लगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी, तो 35, जो 2011 में कितना हो गया था, लगभग 53 की संख्या थी। सबसे छोटा 10 लाख की शहर कौन था, तो भाई कोटा फैक्ट्री। इतना ही नहीं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या 44 लाख है। अतः वर्ष 2014 के अनुसार विश्व में नगरीकरण का प्रतिशत कितना, 54% है। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या, वो कितना है, तो 31.1% है। इतना ही नहीं, विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट 2015 के अनुसार कम आय वाले देशों में 30%, मध्यम आय वाले देशों में 50% और उच्च आय वाले देशों में 80% नगरीकरण पाया जाता है। इस नगरीकरण की वृद्धि में बहुत से कारकों ने योगदान दिया है। जैसे पहला है कृषि में उन्नति, खाद्य, उन्नत सिंचाई सुविधा, कृषि में मशीनों का प्रयोग आदि कृषि को उन्नत बनाने में सहायक होते हैं। यह गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या के निर्वाह में सक्षम होता है। साथ ही उन्नत कृषि से अधिक लोगों को कृषि कार्य से मुक्ति मिल जाती है, जिससे नगरीय प्रवास को बढ़ावा मिलता है। यूरोप से अमेरिका के धान्य प्रदेश में जनसंख्या का स्थानांतरण इसी से प्रेरित था। अतः कृषि में उन्नति भी नगरीकरण की वृद्धि में योगदान देते हैं। क्यों? पहले जहाँ 10 लोग कोई काम को करते थे, आज 2 व्यक्ति ही उस काम को कर लेते हैं। अब जो बचा 8 व्यक्ति है, वह कितना दिन तक इसी तरह बैठा कर पेट पालता रहेगा? अब उसकी भी इच्छा होगी कि वह छोड़कर कुछ और काम करने कहीं अलग चला जाए, तो वह शहर में चला आएगा। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो देखिए उद्योगों द्वारा वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है, साथ ही लोगों की जीविका अर्जन के साधन मिल जाते हैं तथा कम क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त होता है। इससे नगरों में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक लोगों को भी आवश्यकता होती है। इस तरह की घटनाओं से एक श्रृंखला बन जाती है, जिसमें संहति का विकास होता है। इस तरह की घटनाओं से एक श्रृंखला बन जाती है। क्लियर? और इससे शहर का विकास होता है। अतः यह उद्योगों में वृद्धि के साथ नगरीकरण को भी बढ़ावा देता है। तीसरा, बाजार का बल। पर दुनिया तो इस समय ग्लोबल हो चुका है, तो देखिए बाजार, नगर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बाजार का काम करता है। साथ ही यह नए नए उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उद्योगों को आकर्षित करता है। इन उद्योगों में श्रम के रूप में श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है, जो बाजार को वृहत बनाने में सहायता करता है। इस प्रकार बाजार उद्योग के साथ परिवहन तंत्र का भी समुचित विकास होता है। इस प्रकार से नगरीकरण को बढ़ावा मिलता रहता है। परिवहन साधनों की उत्पत्ति। परिवहन
एवं यातायात की सुविधा लोगों की गति को बढ़ाने में सहायक होती है। इसकी उन्नत प्रणाली का विकास यातायात के मार्गों के विकास के साथ साथ नगरों के विस्तार में सहायक होती है। अतः यह नगरीकरण को बढ़ाने में सहायक की भूमिका निभाती है। सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में नगरों का विकास औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों के रूप में विकसित होने के साथ साथ नगरों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी होता है। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन के केंद्र के रूप में जहां सिनेमाघर, थिएटर, मनोरंजन पार्क इत्यादि का विकास होता है, वहीं वहां सभी पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों का प्रवास विभिन्न क्षेत्रों से होता है। यही प्रक्रम से धीरे धीरे नगरों का विकास होता जाता है। अब आगे देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। यह क्या है? नगरों के आकार में वृद्धि का प्रमुख कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि तथा जनसंख्या का ग्रामों या छोटे कस्बों से नगरों में स्थानांतरण होता है। क्यों? क्योंकि नगर है, इसकी चकाचौंध पुश नहीं करती है, पुल फैक्टर का काम करती है, ये आकर्षित करती है। आओ इधर, देखते नहीं है बॉम्बे है माया नगरी, इसमें क्या क्या रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ है, वही वाली बात है, सब लोग शहर की तरफ भाग आते हैं। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि नगरीकरण की वृद्धि में सहायक कारण है। विकसित और विकासशील देशों की नगरीय प्रवृत्तियां। विकसित तथा विकासशील देशों की नगरीय प्रवृत्तियों का उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर लोगों का स्थानांतरण कम पाया जाता है। इससे नगरीय स्वरूप दीर्घकाल तक बना रहता है। कहाँ? तो डेवलप की बात हो रही है, लेकिन डेवलपिंग में तो आज है छोटा कस्बा, कल है महानगर हो गया। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में औद्योगिक विकास उतना नहीं पाया जाता है, जिससे नगरों का विकास तो होता है किंतु कार्य वर्गीकरण का स्पष्ट विभाजन नहीं होगा। कहाँ? तो डेवलपिंग कंट्री की बात है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में गंदी बस्तियों का अधिक जमाव पाया जाता है, जिससे नगरीकरण को अनुकूल बढ़ावा कम मिल पाता है। आगे देखिए, विकसित देशों में परिवहन व यातायात की पर्याप्त सुविधाएं पाई जाती हैं, जबकि विकासशील देश इस व्यवस्था को पूरा कराने में पूर्णतः सफल नहीं होते, जिससे नगरीकरण को विकसित देशों के जैसा बढ़ावा नहीं मिल पाता है। कहाँ? तो विकासशील देश की बात हो रही है। विकासशील देशों के नगरों में ऊर्जा संकट की समस्या पाई जाती है, बिजली, पानी की समस्या है, जिससे विकसित देशों के जैसा सुविकसित नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता। यहाँ पर शुरू तो होता है नगर बनना और बन जाता है वह स्लम सिटी। विकसित देशों के नगरों के केंद्रीय भाग में बढ़ती भीड़, प्रदूषण, उच्च भूमि और उसका मूल्य भी तो अधिक रहता है आदि कारण अब केंद्रीय शक्तियों के रूप में कार्य करता है, जिसे लोग मुख्य शहर को छोड़कर छोटे मोटे शहरों यानी कि उप नगरों की ओर भाग जाते हैं और उपनगर का विकास होने लगता है। वहीं विकासशील देशों में उपनगरीकरण की प्रक्रिया विकसित नहीं होती। इसका एक प्रमुख कारण यातायात की समुचित व्यवस्था का अभाव है। तभी तो विकासशील देशों के जो शहर होते हैं, नगर, वो ठसाठस भरे रहते हैं। विकसित देशों में नगरों के केंद्र में नगरीय क्षेत्रों के नवीकरण एवं पुनर्निवेशन की क्रिया पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों के नगरों में इसका अभाव पाया जाता है। इससे भी नगरीय विकास की प्रवृत्ति प्रभावित होती है। विकसित देशों के नगर विकसित होते हुए एक दूसरे से मिलकर महानगरों का रूप ले लेते हैं, जबकि विकासशील देशों में इसकी प्रवृत्ति काफ़ी धीमी पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि महानगरों के विकास के लिए केवल जनसंख्या की वृद्धि ही नहीं बल्कि औद्योगिक विकास के साथ प्रादेशिक स्तर के कार्यों का जमाव होना भी आवश्यक होता है। बुनियादी सुविधा जैसे पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवेज आदि के अभाव के कारण विकासशील देशों में नगरीकरण की प्रवृत्ति धीमी पाई जाती है। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा नगरों का आकार, जैसे आकार तथा सुविधाओं की उपलब्धता और संपन्न होने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है नगर, मतलब नगर गांव से बड़े होते हैं। इनके लिए जनसंख्या का आकार मापदंड नहीं होता। साथ ही गांवों एवं नगरों के कार्यों में अस्पष्टता नहीं पाई जाती, किंतु निर्माण कार्य, खुदरा एवं थोक व्यापार तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही उपलब्ध होती हैं। शहर, नगर से बड़ा गांव, गांव से बड़ा नगर, नगर से बड़ा शहर। शहर नगर से बड़े होते हैं तथा इनके आर्थिक क्रियाकलाप भी अधिक होते हैं। लेविस मम्सफोर्ड के अनुसार शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक स्वरूप होता है।
कौन? तो शहर। किसके अनुसार? लेविस मॉमफोर्ड के अनुसार कि शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप होता है। शहरों में वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के प्रमुख केंद्र होते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाने पर शहर को मिलियन सिटी कहा जाता है। 1 मिलियन बराबर क्या? 10 लाख। स्वस्थ शहर, यह क्या होगा? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं होना आवश्यक है। स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध होना, तब वो क्या होगा? स्वस्थ शहर कहलाएगा। सन्नगर मतलब क्या होगा? इसका मतलब सन्नगर, यानी यह सन्नगर, ये मतलब क्या? सन्नगर एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र है जो अलग अलग नगरों अथवा शहरों के आपस में मिल जाने से बनता है। सन्नगर मतलब क्या? एक इधर शहर, इतना शहर हो गया और ये सब के सब आपस में इस तरह से मिल गए। अब क्या हो गया? यह एक मेगापोलिटन सिटी बन गया, सन्नगर हो गया। जैसे उदाहरण NCR, दिल्ली की बात हो गई है। वर्ष 1915 में पैट्रिक गिडिज, याद कीजिए, पैट्रिक गिडिज द्वारा सन्नगर शब्द का प्रयोग किया गया था। ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, दिल्ली में NCR नेशनल कैपिटल रीजन प्रमुख सन्नगर हैं। विश्व नगरी मतलब, विश्व नगरी यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, मेगालोपोलिस से, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इस शब्द का प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। कौन? जीन गोटमैन। यह एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें कई सन्नगर सम्मिलित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक का भूदृश्य इस नगर का प्रमुख उदाहरण है। और मिलियन सिटी, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को मिलियन सिटी कहा जाता है। वर्तमान समय में इस सिटी की संख्या में बदलाव आया है। इस श्रेणी में लंदन 1800 में ही आ चुका था, पेरिस 1850 में और न्यूयॉर्क 1860 में शामिल हुआ था। और मेगा सिटी वे नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर तथा उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है, जिसमें उपनगर शहरों के समीप ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां लोग स्वच्छ तथा खुले क्षेत्र की ओर अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन जीने के लिए के साथ घरों में तथा कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। विश्व की पहली मेगा सिटी न्यूयॉर्क 1950 में बनी थी, जिसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ यानी 1,25,00,000 थी। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि नगरों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पहला सिद्धांत किसका है? गोर्डन सिल्डे, याद कीजिए, गोर्डन सिल्डे का नगरीय सिद्धांत। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध पुरातत्वविद गोर्डन सिल्डे, याद कीजिए, गोर्डन सिल्डे ने नगरीय उत्पत्ति के संबंध में अपने सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो क्या समझाया? इन्होंने इसके लिए नगरीय क्रांति की अवधारणा को जन्म दिया। इस नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1930 ईस्वी में किया गया। इनकी यह संकल्पना इनकी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ कौन लिखा? तो गोर्डन सिल्डे मैन मेक्स हिमसेल्फ में वर्ष 1936 में छापी। नगरीय क्रांति का शहरी समाज के छोटे किसानों से संदर्भित करता है। नगरीय क्रांति का शहरी समाज के छोटे किसानों से संदर्भित करता है। इस संदर्भ में यह बताया गया है कि शहरी क्रांति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छोटे परिजन गैर कृषि वाले समाज को बड़े व शहरी जटिल समाज में बदल दिया गया। शहरी क्रांति के संदर्भ में सिल्डे का मानना था कि इस क्रांति को लाने में प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान था, जिसने समाज में समग्र उत्पादन क्षमताओं और जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता की है। इन्होंने वर्ष 1950 में जनरल प्लानिंग रिव्यू प्रकाशित किया। क्या लिखा? जनरल प्लानिंग रिव्यू प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने शहरी क्रांति की विशेषता वाले परिवर्तनों के लिए 10 सूत्री मॉडल प्रस्तुत किया था, और जिसके माध्यम से इन्होंने क्या बताया? देखिए यहाँ पर, पहला, आकार के संदर्भ में शहर पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक रही होंगी। दूसरा, संरचना और कार्य में शहरी आबादी पहले से ही कहीं किसी भी गांव से भिन्न थी। तीसरा, गांवों व शहरों के अधिशेष यानी सरप्लस में भी अंतर पाया जाता है। चौथा, सार्वजनिक इमारतें, स्मारक शहर को गांवों से अलग करने के साथ सामाजिक एकाग्रता के भी प्रतीक थी।
पांचवा, पुजारी, नागरिक तथा सैन्य नेताओं और अधिकारियों को शहरों में केंद्रित होना तथा शासक वर्ग का उदय होना माना गया। छठा, लिखने की कला का विकास हुआ तो शहर भी बढ़ गए। सातवां, विज्ञान के साथ अंकगणित, ज्यामिति और खगोल का विकास हुआ। अवधारणात्मक और परिष्कृत शैली का विकास हुआ। कहाँ है सब? शहर की बात में है। नियमित विदेशी व्यापार होगा, कैसे? तो शहर से नहीं होगा। एक राज्य संगठन का विकास एवं विस्तार होगा। ये सब शहर के जो विकास के मॉडल हैं, जो सिद्धांत किस आधार पर उसके कुछ तथ्य दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कभी कभी शहरों और शहरीवाद की उत्पत्ति का एक मॉडल के रूप में व्याख्या की जाती है। इस अवधारणा के तहत कृषि गांवों से राज्य स्तर शहरी समाजों में संक्रमण का वर्णन करती है। अतः नगरीय क्रांति से नगरीय विकास को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। वहीं हेनरी पिरेन, याद कीजिए, हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा? हेनरी पिरेन बेल्जियम के प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने पहली बार अथवा विचार 1895 में यूरोपीय शहरों के निर्माण के संदर्भ में व्यक्त किया। आगे चलकर इन्होंने पिरेन थीसिस को विकसित किया था। इन्होंने शोध कार्य पर आधारित मध्ययुगीन शहर, उनके मूल्य और पुनरुद्धार व्यापार के आधार पर एक श्रृंखला का व्याख्यान भी प्रस्तुत किया। कौन? तो हेनरी पिरेन। आगे देखिए, इन्होंने पिरेन थीसिस, देखिए पिरेन थीसिस, इन्होंने जो अपना शोध पत्र जारी किया हुआ उसके कुछ संक्षिप्त उसका विवरण, जैसे देखिए 19वीं सदी के पिरेन थीसिस से यह जानकारी मिलती है कि 9वीं सदी में लंबी दूरी के व्यापार निम्न स्तर पर थे। इस समय एकमात्र ऐसी बस्तियां थीं जो विशुद्ध रूप से कृषि कार्य में संलग्न नहीं थी। वे किलेदार, शाही निवास के रूप में सामंती शासक की सेवा करने वाली तथा सैन्य एवं प्रशासनिक केंद्र के रूप में थे। जबकि 10वीं तथा 11वीं सदी के में व्यापार क्या हुआ? तो वह पुनर्जीवित हुआ, तो व्यापारियों और कारीगरों के मौजूदा केंद्रों के लिए तैयार किया गया। इससे उपनगर का विकास हुआ। इसमें व्यापार एवं विनिर्माण कार्य केंद्रित थे। लोग व नए पुरुष सामंती संरचना के बाहर आदेश की परिधि में रहते थे। इस तरह सामंती कोर स्थिर तथा निष्क्रिय बना हुआ था। इस प्रकार आगे पिरेन बताते हैं कि विकासशील व्यापारी ने बुर्जुआ संरक्षण का गठन किया। इस तरह से संरचना व क्षेत्र विस्तार की नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने लगेगा। फलतः कार्य पद्धति को विस्तार के साथ शहरीकरण का भी विस्तार जारी रहा और शहर बढ़ता चला गया। किनके आधार पर? तो यह है पिरेन थीसिस। क्या नाम इनका? पिरेन थीसिस, हेनरी पिरेन। और इन्होंने जो थीसिस जो पेश किया था शोध पत्र, उसी के आधार पर कुछ शहर के सिद्धांत थे कि शहर कैसे बढ़ा। आगे देखिए, साइमन सैडलर यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वास्तुकला तथा शहरी इतिहास के प्रोफेसर थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास और वास्तुकला तथा शहरीवाद के सिद्धांत पर शोध किया था। इन्होंने एक सिचुएनिस्ट सिटी की संकल्पना को अपनी तीसरी पुस्तक में प्रकाशित किया। कौन? तो साइमन सैडलर। यह पुस्तक पाठकों को साइकोग्राफी, चक्कर, बहाव, स्थितियों और एकात्मक शहरीयता के विचारों के बारे में बताती है। इसमें लोगों को घटनाओं और क्षेत्रों की तलाश में शहरों को खोजने व निर्मित हेतु प्रेरित किया गया, जो यातायात और कार्य क्षमता से अप्रभावित हो। यह एक काल्पनिक व आश्चर्यजनक विचार प्रतीत होता है। सिचुएनिस्ट सिटी ने सैंडलर के अनुक्रम को दर्शाया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि यूरोपिया की कल्पना का परित्याग सिचुएनिस्टों के लिए विनाशकारी निर्णय था। उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक में सैडलर सिचुएनिस्टों की आलोचना भी करता है और बताते हैं कि वे बिल्डर नहीं थे, वे केवल मौजूदा मार्गों और इमारतों को बनाने में रुचि रखते थे। इस प्रकार सैडलर उनकी संकल्पना व्यक्त करते हैं जिसे सिचुएनिस्ट ने अंजाम दिया है या अंजाम देने का प्रयास किया है। और लेविस या लुइस ममफोर्ड, इन्होंने क्या कहा? देखिए, तो लुइस ममफोर्ड प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार, समाजशास्त्री एवं दार्शनिक थे। इन्होंने नगरीय विकास के संदर्भ में विचार व्यक्त किया। इन्होंने नगरीय विकास की अवस्थाओं को सामाजिक स्तर के अनुसार क्रमों में विभाजित किया। क्लियर है? ममफोर्ड की नगरीय विकास की अवधारणा क्या क्या है? देखिए, लुइस ममफोर्ड ने नगरों की अवधारणाओं को सामाजिक स्तर के अनुसार निम्नलिखित क्रमों में विभाजित किया। कोई? तो लुई ममफोर्ड ने।
लुई मम्फोर्ड ने नगरों की अवस्थिति को सामाजिक स्तर के अनुसार निम्नलिखित क्रमों में विभाजित किया। क्या क्या देखिए, पहला है पूर्व नगरीय, यानी इसको कहा गया है इपोलिस, मतलब इसे नगर की प्रारंभिक अवस्था माना गया। किन्होंने मांगा? तो मम्फोर्ड ने माना। दूसरा नगर यानी पोलिस, इन्होंने बताया कि अनेक ग्राम एक सी भौगोलिक स्थिति व सामूहिक सुरक्षा के मिल जाते हैं, तब इसका प्रादुर्भाव होता है। आगे देखिए महानगर। महानगर मतलब क्या? जब चारों ओर छोटे छोटे नगर विकसित हो जाते हैं तब महानगर का प्रादुर्भाव होता है। और विश्व नगरी, इस सामाजिक अवस्था में नगर अपने विकास की चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं तब विश्व नगरी होगा। और ह्रासोन्मुख नगर, यानी कि शहर अब टॉप पर पहुंच गया था लेकिन इसका कर्व फ्लैट होने लगा, नीचे की तरफ डाउन करेगा, तो ह्रास हो रहा है। ऐसे नगरों में सामाजिक बुराइयां अत्यधिक बढ़ जाती है और शांति भंग हो जाती है। मृतप्राय नगर, यह नगर के समाप्त होने की अवस्था होती है। मम्फोर्ड ने ग्रीड्स महोदय के प्रभाव से आर्थिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर भी नगरों के विकास की अवस्थाओं को भी वर्गीकृत किया। इस वर्गीकृत अवस्था का संक्षिप्त विवरण जैसे देखिए, अत्यंत प्राचीन नगर, नाम से ही जाहिर है यह अवस्था यूरोप में 10वीं से 18वीं सदी के मध्य रही, जिसमें उत्पादन हेतु पवन, जल, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। पूर्व तकनीकी अवस्था, यानी इस अवस्था में लोहे तथा कोयले का प्रयोग किया जाने लगा। इस समय के नगरों की कुरूपता के बारे में डिंकस ने इसको क्या कहा कि कोयले की कस्बे थी लोग। और नई तकनीकी अवस्था, इस अवस्था का आरंभ 1880 के प्रारंभ में हुआ। इसमें अल्मुनियम, टंगस्टन का आरंभ शुरू हुआ था। और जैविक अवस्था, इसमें क्या है, इस अवस्था में भौतिक विज्ञान की अपेक्षा औषधि विज्ञान का उपयोग बढ़ा और नगरों का स्वास्थ्यपरक वातावरण में विकास होने लगा। क्लियर है? मम्फोर्ड की शहर सभ्यताओं के संदर्भ में कुछ विचार हैं। जैसे मम्फोर्ड ने शहरी सभ्यताओं के विकास के संदर्भ में बताया कि आधुनिक शहरों की संरचना पश्चिमी समाज में देखी गई कई सामाजिक समस्याओं के लिए ये जिम्मेदार है। मम्फोर्ड ने आदर्श शहर के रूप में मध्ययुगीन शहर को प्रस्तुत किया और बताया कि आधुनिक शहर रोम शहर के काफ़ी करीब है, जिसका पतन हो गया है। शहरी संस्कृति के संदर्भ में मम्फोर्ड ने बताया कि शहर पृथ्वी के उत्पाद है और प्रकृति का एक तथ्य मनुष्य की अभिव्यक्ति का तरीका है। कौन? तो शहर है। शहरी संस्कृति में मानवीय वित्त, शहरीकरण, राजनीतिक और अलगाव की आशंका जताई। मम्फोर्ड ने बताया कि शहरों का मौलिक डिजाइन और उनके आर्थिक कार्य प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समुदाय के अत्यधिक आध्यात्मिक के साथ उनके संबंधों के लिए माध्यमिक है, यानी कॉमन है। उल्लेखनीय है कि सुबरिया ने मम्फोर्ड की आलोचना करते हुए यह कहा कि उपनगर भ्रम के संरक्षण के लिए एक शरण स्थल के रूप में कार्य करता है। कौन कहा? तो सुबरिया ने कहा था। इसके बावजूद मम्फोर्ड नगरीय विकास की अवस्था के साथ नगरीय संस्कृति को बेहतर ढंग से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी, यानी शहर नगरीय आकारिकी, यानी उसका आकार कैसे होता है, उसका विन्यास, यानी जो हम लोग मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी क्या पढ़े थे ज्योग्राफी में होता है, पहला जो पूरे भौगोलिक या फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उसकी बात होती है। तो वही हम लोग अब अगले बार देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी यानी नगरीय आकारिकी, ये अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास अच्छा लगे। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।